अभिवादन स्वीकार करिए विनोद सिल्ला का। पुस्तक चर्चा में आज फिर एक पुस्तक लेकर आया हूँ। पुस्तक का शीर्षक है काठ की हांडी। जी हाँ, काठ की हांडी। पुस्तक है लघु कविता की और जिसके लेखक हैं श्रद्धानंद राजली जी। पुस्तक का मूल्य है 300 रुपये। पृष्ठ हैं 120। 120 पृष्ठों में 100 लघु कविताएं समाहित हैं। यह पुस्तक आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी ने प्रकाशित की है। पुस्तक पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा मैं लेखक का परिचय भी करवाना चाहूँगा। लेखक श्रद्धानंद राजली पूर्ण विचार पत्रिका के सह संपादक हैं। अपने गांव राजली में प्रेमचंद पुस्तकालय के संचालक हैं। जनवादी लेखक संघ के राज्य सचिव हैं और इनका गांव राजली, जिसे ये उपनाम के रूप में भी प्रयोग करते हैं, बरवाला उपमंडल के हिसार जिले के बरवाला उपमंडल का विख्यात गांव है राजली। राजली में रहते हैं श्रद्धानंद जी। इस पुस्तक को इन्होंने समर्पित किया है खेती, किसानी, मजदूरी की रक्षा हेतु प्राण उत्सर्ग करने वाले जाबाजों को। पुस्तक की भूमिका के रूप में सुशीला बहबलपुर ने आलेख लिखा है, जिसमें उन्होंने रचनाओं के साथ साथ लेखक के बारे में भी कुछ बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है, सुशीला बहबलपुर ने, श्रद्धानंद राजली छात्र जीवन से ही कविता लेखन कर रहे हैं, जनवादी आंदोलन से जुड़े हैं। इन्होंने किसान आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। इस संग्रह में 100 लघु कविताएं हैं। उन 100 में से चंद लघु कविताओं पर हम चर्चा करेंगे। पहली ही लघु कविता है, बिकते हैं कुछ लोग। सृजनता को खा रही मान सम्मान की होड़, सृजनता को खा रही मान सम्मान की होड़, मान सम्मान के शोक में लिखते हैं कुछ लोग। सृजनता को खा रही मान सम्मान की होड़, मान सम्मान के शोक में लिखते हैं कुछ लोग। लगता है कंपनी राज फिर से लागू हो गया, मानसिक गुलामी के शिकार हो गए कुछ लोग। सब कुछ तबाह कर रहे हैं धीरे धीरे, अदृश्य से होते हैं दिखते नहीं कुछ लोग। अदृश्य से होते हैं दिखते नहीं कुछ लोग। लड़ते लोग अभी हैं जिंदा, बदलाव निश्चित तौर पर होगा। मात्र चंद पैसों में आजकल बिकते हैं कुछ लोग, मात्र चंद पैसों में आजकल बिकते हैं कुछ लोग। आज के लेखन पे, आज की व्यवस्था पे श्रद्धानंद ने व्यंग्य ताना कसा है, व्यंग्य किया है।
सृजनता को खा रही मान सम्मान की होड़। कुछ लोग सम्मानित होने, सम्मानित करने, सम्मान लेने, सम्मान देने की होड़ में रसातल तक गिर जाते हैं। और ये कारोबार भी चल रहा है, इतने पैसे दो ये सम्मान देंगे, इतने पैसे दो ये सम्मान देंगे। ऐसे साहित्यकारों पे, इस ढंग से सम्मानित होने वाले साहित्यकारों पे, करने वाले साहित्यकारों पे, करने वाली संस्थाओं पे करारा प्रहार किया है इस कविता के माध्यम से लेखक ने। ठीक नहीं। अगली रचना है इनकी जिसका शीर्षक है ठीक नहीं। सत्ता जब हो जाए अहंकारी, सत्ता जब हो जाए अहंकारी, तब चुपचाप रहकर, तब चुपचाप रहकर जुल्मों को सहना, करना फिक्र अपने हित की, करना फिक्र अपने हित की, अकेले अकेले लड़ना हो नहीं सकता संग्राम। जब झूठ का हो महिमा मंडन, बुद्धिजीवियों का खामोश रहना ठीक नहीं, बुद्धिजीवियों का खामोश रहना ठीक नहीं। यह भी वर्तमान के हालात पर व्यंग्य किया है लेखक ने। जब झूठ का हो महिमा मंडन, बुद्धिजीवियों का खामोश रहना ठीक नहीं। खामोशी भी एक तरह से मूक समर्थन है। तो बुद्धिजीवियों को गलत बातों पर खामोश नहीं रहना चाहिए, इसी बात का आह्वान लेखक इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं। अगली रचना है तमाशा। बहुमत की तलवारों से, बहुमत की तलवारों से अल्पमत की लाशें बिछाकर, बहुमत की तलवारों से अल्पमतों की लाशें बिछाकर सत्ता की धौंस दिखाना, सत्ता की धौंस दिखाना, अराजकता फैलाना है जुल्म। बहुमत की तलवारों से अल्पमतों की लाशें बिछाकर सत्ता की धौंस दिखाना, अराजकता फैलाना है जुल्म। आदमी का है निजी मसला अपने धर्म में आस्था रखना, आदमी का है निजी मसला अपने धर्म में आस्था रखना। मजहब का सड़कों पर तमाशा बनाना, मजहब का सड़कों पर तमाशा बनाना लिखा नहीं किसी धर्म ग्रंथ में, लिखा नहीं किसी धर्म ग्रंथ में। आज के वर्तमान हालात में व्यवस्था जो धार्मिकता का, धर्मांधता का उन्माद फैला रही है, उसका सटीक चित्रण किया है रचनाकार ने। बहुत अनिवार्य लेखन किया है। आज की परिस्थितियों में ऐसा लेखन होना चाहिए जो धर्मांध लोगों को थोड़ी सद्बुद्धि दे सके। बहुत सुंदर लिखा है। अगली रचना विपरीत। कविता का शीर्षक है विपरीत। वर्तमान दौर में मेरे देश की सत्ता पर आसीन हुक्मरान, वर्तमान दौर में मेरे देश की सत्ता पर आसीन हुक्मरान बोल रहे हैं जो कर रहे हैं उसका बिल्कुल विपरीत। साजिश है कारपोरेट घरानों की, सत्ता इन्हीं के इशारों पर ठोक रही है ताल। जनता है बेहाल, जनता है बेहाल। बिल्कुल सही विश्लेषण किया श्रद्धानंद राजली ने राजनीति का। जब कोई नेता किसी अपनी पार्टी से या पार्टी के नेताओं से रुष्ट हो जाता है, तब पत्रकार पूछते हैं क्या हुआ, तो वो कहता नहीं नहीं हमारी पार्टी में सब ठीक है। यानी कि जो ये कहते हैं ठीक है, इसका मतलब ठीक नहीं है। जो वो बोलते हैं करते उसके विपरीत हैं। सभी राजनेता विकास का वादा लेकर वोट ले जाते हैं, रोजगार देने का वादा देकर वोट ले जाते हैं, रोटी कपड़ा मकान मूलभूत सुविधा
का वादा करके वोट ले जाते हैं, संविधान सम्मत कार्य करने की शपथ लेते हैं, और लेकिन इन सब से उनकी कार्यप्रणाली इन सब वादों के विपरीत होती है। ये राजनेताओं का कुछ ऐसा ही होता है। बिल्कुल स्टिक प्रहार किया है राजनीतिक अराजकता पर, राजनीतिक लोगों पर, राजनीतिक व्यवस्था पर इस कविता के माध्यम से। अगली रचना है इनकी अपना आदर्श। असेंबली हाल में फेंक कर बम, असेंबली हाल में फेंक कर बम, भगत सिंह चल पड़े। हो सवार जुनून की नाव में, इश्तिहार बांटे नारे लगाए। चैन कहाँ था स्वभाव में, हंसते हंसते चूमा फांसी का फंदा। हंसते हंसते चूमा फांसी का फंदा, नौजवान मानते हैं उन्हें अपना आदर्श। नौजवान मानते हैं उन्हें अपना आदर्श। जिंदा है विचार उनका आज भी, जिंदा है विचार उनका आज भी। भगत अमर शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह को, उनकी कुर्बानी को, उनके देशभक्ति के जज्बात को, उनके सोच को समर्पित इस कविता में सरदानंद राजली ने सरदार भगत सिंह को, शहीद आजम भगत सिंह को, शहीद शिरोमणि भगत सिंह को अपना आदर्श बताया है, अपना आदर्श माना है। अगली रचना है जमी के चांद। ए चांद, ए चांद करवा चौथ पर गुरूर मत करना। ए चांद करवा चौथ पर गुरूर मत करना, आज घर घर चांद निकलने वाला है। ए चांद करवा चौथ पर गुरूर मत करना, आज घर घर चांद निकलने वाला है। जो शराबी पीटते पत्नियों को, जो शराबी पीटते पत्नियों को, कर रखी बच्चों की जिंदगी बर्बाद। जो शराबी पीटते हैं पत्नियों को, कर रखी है बच्चों की जिंदगी बर्बाद। लंबी उम्र करेंगी 7 जन्मों की कामना, देखना सुहागिनों के जमी के चांद। हर साल एक दिन चांद बनकर जीवन भर की चमक लेते हैं छीन। जिंदगी में पैदा कर देते हैं अंधेरा ही अंधेरा, जिंदगी में पैदा कर देते हैं अंधेरा ही अंधेरा। आज की समाज की सच्चाई इस कविता के माध्यम से बयान की है रचनाकार ने। हम देखते हैं समाज में महिलाओं का उत्पीड़न होता है, घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं महिलाएं, और वो महिला घरेलू हिंसा की शिकार होते हुए भी कर्तव्यपरायण की मूर्ति बनी, अपने तमाम कर्तव्य तमाम फर्ज निभाती है। तो उस शराबी कबाबी निकम्मे पति की लंबी उम्र की कामना करती हुई व्रत तक करती है, उसकी वंशवेल को बढ़ाती है। महिला के दुख को अपना दुख मानकर सरदानंद राजली ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अगली रचना है हम। सोचता था मैं सिर्फ अपने बारे में, सोचता था मैं सिर्फ अपने बारे में, तब मैं था, तब मैं था। मैं से निकला, मैं से निकला। आज पूरी दुनिया है मेरी अपनी, आज पूरी दुनिया है मेरी अपनी। पाकर पूरी दुनिया हूँ बहुत खुश, पाकर पूरी दुनिया हूँ बहुत खुश। शायद मैं से छुटकारा पाकर, शायद मैं से छुटकारा पाकर, मैं नहीं रहा, मैं नहीं रहा। मैं हो चुका हूँ तब्दील हम में, मैं हो चुका हूँ तब्दील हम में। गंभीर अर्थ लिए रचना
मैं से हम सबको हम बनाने के लिए, एकजुट करने के लिए आह्वान करती है कि समाज चंद शब्द हैं, थोड़े से शब्द हैं, 10 पंक्तियों में बहुत विस्तृत अर्थ दे दिया, बहुत विस्तृत भाव दे दिए। इस कविता ने समाज के बिखराव रोकने का प्रयास किया है। मैं की बजाय हम करें, एक मैं और एक मैं दूसरा, एक मैं तीसरा, एक मैं चौथा, इसकी बजाय हम सब हम हो जाएं। हम होकर एक टीम वर्क करें, एक समूह में काम करें, एकता में सारे समाज को, सारे देश को, सारी दुनिया को एकता में पिरोएं, तब वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रबल होगी। ये कविता बहुत गंभीर भाव लिए है, विस्तृत अर्थ लिए हुए है। लड़ रहा हूँ, अगली रचना है। हुआ मेरा जन्म गरीबी के आंचल में, हुआ मेरा जन्म गरीबी के आंचल में, बचपन गुजरा मजदूरी में। हुआ मेरा जन्म गरीबी के आंचल में, बचपन गुजरा मजदूरी में, जवानी बेरोजगारी में। लड़ रहा हूं मैं अब यही लड़ाई, लड़ रहा हूं मैं अब यही लड़ाई समाज के लिए, ताकि किसी और का बचपन व जवानी न छीनी जाए मेरी तरह, किसी और का बचपन व जवानी न छीनी जाए मेरी तरह, न छीनी जाए मेरी तरह। समाज के अंतिम पायदान पर गुजर बसर कर रहे नौनिहालों की कहानी, अभावों में बड़ी मुश्किल से विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करके रोजगार के लिए संघर्ष करने वाले युवाओं की कहानी, अभावों में जीवन जीने वाले परिवारों की कहानी, इन मात्र चंद शब्दों में कवि ने बयान कर दी। बहुत अनिवार्य लेखन किया है कवि ने इस लघु कविता के माध्यम से। बहुत बढ़िया कविता लगी मुझे। अगली रचना है इनकी, जो आपके साथ साझी करना चाहूँगा, इंसान होने का हक। औरत केवल औरत ही तो नहीं, औरत केवल औरत ही तो नहीं, परोपकारी व्यक्तित्व है। औरत केवल औरत ही तो नहीं, परोपकारी व्यक्तित्व है। रूढ़िवादी समाज ने, रूढ़ समाज ने आखिर क्या दिया, रूढ़ समाज ने आखिर क्या दिया? चुटकी भर सिंदूर, बिंदी, झुमका, कंगना, लिपस्टिक और क्रीम, पर नहीं दिया कभी, पर नहीं दिया कभी इंसान होने का हक, पर नहीं दिया कभी इंसान होने का वो हक। इस लघु कविता के माध्यम से सरदानंद राजली ने महिलाओं के हक में आवाज़ उठाई है। महिला को, महिला के लिए लंबी चौड़ी कोई चीज़ नहीं मांगी कवि ने, महिला के लिए उसे उसके इंसान होने का हक मांगा है। सदियों तक महिला चार दीवारी तक सीमित रही, सार्वजनिक सतल पर गांव की चौपाल में उसके घुसने पर पाबंदी रही, सार्वजनिक फैसलों में उसकी उपेक्षा की गई, घर के फैसलों में उसकी उपेक्षा की गई, और अब भी होती जा रही, होती आज भी हो रही है, आज के समय में भी हो रही है। वह भी इंसान है, उसे इंसान होने का हक दिया जाए। परिवार में जैसे बाकी इंसान हैं, उसको भी इंसान माना जाए। बस इतना ही इस कविता के माध्यम से मांगा है सरदानंद राजली ने। अगली रचना है धरने पर फसल। सरदानंद राजली किसान नेता है। किसान आंदोलन में, लंबे चले किसान आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। लंबे समय तक ये किसानों के साथ दिल्ली के धरने में शामिल रहे हैं।
तो इस संग्रह की बहुत सी रचनाएं उस आंदोलन से प्रेरित हैं, उस आंदोलन का चित्रण करती हुई हैं, उस आंदोलन का को बयान करती हुई हैं। यह कविता भी, लघु कविता भी ऐसी ही है। धरने पर फसल, सड़कों की छाती पर ठोकी कील, नहीं रुके किसान। सड़कों की छाती पर ठोकी कील, नहीं रुके किसान। सत्ता पूंजीपतियों के हक की नीति चाहती थी जबर से थोपना। सत्ता पूंजीपतियों के हक की नीति चाहती थी जबर से थोपना। दिया सबर से जवाब किसानों ने। बॉर्डरों के रास्ते कंटीले तार लगाए, बॉर्डरों के रास्ते पर कंटीले तार लगाए। किसानों ने धरने पर फसल उगाई, किसानों ने धरने पर फसल उगाई। किसान जीता, किसान जीता हारा गुमान। किसान जीता हारा गुमान। अहंकारी सत्ता चाहती थी तबाही फसल और नस्ल की। अहंकारी सत्ता चाहती थी तबाही फसल की और नस्ल की। सत्ता के मंसूबे और किसान, सत्ता का जबर और किसानों का सबर, इस कविता के माध्यम से सरदानंद राजली ने वर्णन करने का प्रयास किया है। अगली रचना है इनकी टूट के केले। टूट के केले। सुबह दो रोटी पोटली में बांध कर चला शहर। सुबह दो रोटी पोटली में बांध कर चला शहर। खरीदे टूट के केले, खरीदे टूट के केले पैसे के अभाव में। खरीदे टूट के केले पैसे के अभाव में। चौपैया रेहड़ी सजाई, चौपैया रेहड़ी सजाई। नाकामयाब खाली हाथ लौटा, नाकामयाब खाली हाथ लौटा। बेबस थका हारा, नाकामयाब खाली हाथ लौटा। बेबस थका हारा। आटा नमक दाल कुछ नहीं कल से घर में, कुछ नहीं कल से घर में। इस कविता के माध्यम से एक अभावग्रस्त अंतिम पायदान पर गुजर बसर करने वाले, रेहड़ी लगाकर फल बेचने वाले ऐसे व्यक्ति का वक्तव्य, ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जो बेचने के लिए, फल खरीदने के लिए भी उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं। वो केले खरीद कर रेहड़ी पर नहीं बेच सकता। उसने टूट के केले खरीदे। टूट के केले मतलब गुच्छे से अलग हुए केले। गुच्छे में लगे हुए केले महंगे रेट बिकते हैं और महंगे रेट, महंगे पूंजीपति लोग ही उनको, अमीर लोग ही उनको खरीद पाते हैं। और जो टूट के केले होते हैं वो सस्ते होते हैं। टूट के केले गरीब रेहड़ी वाला ही खरीदता है और गरीब व्यक्ति ही उनको खरीद के ले जाता है। टूट के केले, वास्तव में टूट के केले इतने शब्द में ही कविता पूरी हो गई थी। टूट के केले ही बहुत लंबा चौड़ा भाव लिए हुए हैं। सभी को नहीं जा सकते टूट के केले शब्द पर। टूट के केले के पीछे भाव क्या है। अगली रचना है इनकी छीन लिया। बच्चे भूख से तड़प रहे, मिला नहीं जीने का मौलिक अधिकार। बच्चे भूख से तड़प रहे, मिला नहीं जीने का मौलिक अधिकार। देश का सड़ा हुआ है सिस्टम, रोए गले लगकर बैठकर सब पास। जीना दुबरसा हुआ सभी का, लगाता था गोलगप्पे का ठेला फुटपाथ पर। अवैध है कहकर छीन लिया ठैया नगर निगम की कमेटी ने। रोजी रोटी गुजर बसर थी इसी से, बूढ़ी माँ मुन्नी व अर्धांगनी की। बूढ़ी माँ
मुन्नी और उसकी अर्धांगिनी की। एक गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले का दर्द बयान किया है, उसके परिवार का दर्द बयान किया है इस कविता के माध्यम से। जब नगर परिषद का डंडा चलता है तब रेहड़ी वाले आगे आगे और नगर परिषद वाले पीछे पीछे। जो सामान मिल गया वही नगर परिषद वाले ट्रैक्टर ट्राली में लाद कर ले जाते हैं। किसी की रेहड़ी ले जाते हैं, किसी का कोई सामान ले जाते हैं, किसी का कोई सामान ले जाते हैं। और फिर उस सबको पता है किस ढंग से तोल मोल के बाद अपना सामान छुड़ाकर लाते हैं। छोटे व्यापारी, खोखे वाले, रेहड़ी वाले, फेरी वाले। गोलगप्पे बेचने वाले का, एक छोटी सी रेहड़ी चलाने वाले का दर्द बयान किया है शरदानंद राजली ने इस कविता के माध्यम से। अगली रचना है पत्थर का खुदा। पत्थर को तराश कर मूर्त बना दी, पत्थर को तराश कर मूर्त बना दी, संवारा है उसकी मूर्त को मैंने। पत्थर को तराश कर मूर्त बना दी, संवारा है उसकी सूरत को मैंने, छेनी हथौड़ों की चोटों से। पत्थर को तराश कर मूर्त बना दी, संवारा है उसकी सूरत को मैंने, छेनी हथौड़ों की चोट से। पूर्ण शरीर का किया सुंदर निर्माण, पूर्ण शरीर का किया सुंदर निर्माण, सिर पर बैठकर तराशा चेहरे को, सिर पर बैठकर तराशा चेहरे को, सीने पर बैठकर, सीने पर बैठकर गर्दन, हाथ, पांव, धड़ को सैकड़ों बार छेनी हथौड़े से चोटें मार मार कर अनावश्यक पत्थर हटाया। मेरी मेहनत रंग लाई, पत्थर को मैंने खुदा बना डाला, पत्थर को मैंने खुदा बना डाला, पत्थर को मैंने खुदा बना डाला। इस रचना में बहुत से भाव हैं, बहुत से अर्थ हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने विवेक अनुसार इसके अर्थ लगा सकता है। वास्तव में तो ये एक संग तराश की, मेहनत की बयां करने वाली कविता है। और इसको निर्गुण भक्ति के उपासक दूसरी तरफ भी ले जा सकते हैं कि जिसके सिर के ऊपर पैर रखकर मुंह को तराशा, हाथों पैरों को तराशा, वो भगवान, मूर्ति का भगवान। वही कबीर वाली बात, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कुछ ऐसे भाव इस कविता में परिलक्षित हुए हैं। अगली कविता इनकी नीच जात। भगवान को मैंने ही बनाया अपने हाथों से, भगवान को मैंने ही बनाया अपने हाथों से, चंद पैसे में पसीने की तुमने चुका दी कीमत। भगवान को मैंने ही बनाया अपने हाथों से, चंद पैसे में पसीने की तुमने चुका दी कीमत। मूरत धर्म सतलों में सजा दी, मूरत धर्म सतलों में सजा दी, मेरे हुनर की करामात है। सलाम सभी धर्मों के ठेकेदारों को, सलाम सभी धर्मों के ठेकेदारों को, नाम लेकर भगवान का धर्म सतलों की दुकान बना दी, नाम लेकर भगवान का धर्म सतलों की दुकान बना दी। लानत है उन सभी दुकानदारों को, लानत है उन सभी दुकानदारों को, मुझे नीच जात बताकर मेरे प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, मेरे प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। कबीर वाली बात है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। भगवान को, उसके मंदिर को बनाते हैं अंतिम पायदान पर गुजर बसर करने वाले व्यक्ति, और फिर उनको दुदकार दिया जाता है ये कहकर, सुधर मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। बहुत दुख की बात है, ये असमानता, ये विभेद
मानव को मानव न मानने की ये कुचेष्टा है जो मानवता के माथे पर कलंक की तरह है। ये धर्मों के ठेकेदारों को सोचना चाहिए। बहुत मार्मिक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है नीच जात। अगली रचना है अधूरा। अधूरा हूं मैं तुम्हारे बगैर, अधूरा हूं मैं तुम्हारे बगैर, ज्ञान योग्यताएं मिल जाएं अगर, ज्ञान योग्यताएं मिल जाएं अगर, बन जाता है एक समूह परिपूर्ण। तुम भी, मैं भी, और भी, अलग अलग रहकर अधूरे हैं सब। तुम भी, मैं भी, और अन्य भी, अलग अलग रहकर अधूरे हैं सब। कई अधूरे मिलकर, कई अधूरे मिलकर बन जाएंगे संपूर्ण समूह। एक विचार को लेकर चलेंगे, जीत जाएंगे हम एक दिन, जीत जाएंगे हम एक दिन। अधूरा शीर्षक से यह कविता है जो परस्पर सहयोग का आह्वान करती है। कहती है कि मैं भी अधूरा हूँ, तुम भी अधूरे हो, बाकी भी अधूरे हैं। अगर हम सब मिल जाएं तो पूरे हो जाएंगे। जैसे सब्जी है, अकेला नमक सब्जी नहीं बना सकता, अकेला घी सब्जी नहीं बना सकता, अकेले मसाले सब्जी नहीं बना सकते, अकेले सब्जियां भी सब्जी नहीं बना सकती। सबका सहयोग हुआ जब लाजवाब जायकेदार तरकारी बनती है। तो इसी तरह समाज में प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रतिभाएं हैं। सबकी प्रतिभा का हम लाभ तभी ले सकते हैं जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का सहयोग लेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अगली रचना है इनकी जो इस कविता संग्रह का भी टाइटल है, वही अगली इस कविता का भी टाइटल है काठ की हांडी। वैसे तो काठ की हांडी होती ही नहीं। काठ की हांडी मुहावरा तो ज़रूर है, लेकिन काठ की हांडी वास्तव में नहीं होती। होती होगी तो चूल्हे पर नहीं चढ़ती, चूल्हे पर चढ़ती होगी तो उसमें सब्जी नहीं बनी होगी आज तक। तो काठ की हांडी लेखक ने कविता लिखी है तो मैं आपके साथ साझी अवश्य करूँगा। काठ की हांडी साफ सुथरी तो दिखती है, काठ की हांडी साफ सुथरी तो दिखती है, पर विश्वसनीय नहीं है। काठ की हांडी साफ सुथरी तो दिखती है पर विश्वसनीय नहीं होती। दिखावटी, सख्त, लेकिन हकीकत में शक्तिहीन। दिखावटी, सख्त, लेकिन हकीकत में शक्तिहीन। अपवाद होगा इसमें कुछ भी पका लेना, अपवाद होगा इसमें कुछ भी पका लेना। यथार्थ को झुठलाना है असंभव, यथार्थ को झुठलाना है असंभव। यथार्थ यही है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यथार्थ यही है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। धधकती आग, धधकती आग नहीं छोड़ती अपनी परछाई। धधकती आग नहीं छोड़ती अपनी परछाई तक। अग्नि प्रज्वलित होते ही, अग्नि प्रज्वलित होते ही लपटें तीव्रता से भड़केंगी और खत्म कर देंगी काठ की हांडी का अस्तित्व, खत्म कर देंगी काठ की हांडी का अस्तित्व। काठ की हांडी मुहावरे का इस लघु कविता में सरदानंद राजली ने सार्थक प्रयोग किया है और सार्थक प्रयोग करके इस पुस्तक का और इस कविता का टाइटल काठ की हांडी रखा। अगली रचना है
दिमागी गुलाम। बिना सोचे समझे हम चलते हैं दूसरों के इशारों पर। बिना सोचे समझे हम चलते हैं दूसरों के इशारों पर। बन गए हैं हम दिमागी गुलाम। आस्था का नाम लेकर अंधभक्त बनकर जुट जाते। सच में हम देशद्रोही हैं। हम करते नहीं उचित मूल्यांकन। सही और गलत में फर्क वास्तव में कर रहे हैं हम। देश के संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं हम। देश के संविधान का उल्लंघन। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है, अपना दीपक आप बनो। अधिकतर लोग आज के समय अपना दीपक आप नहीं बनते। दूसरे के दीपक के रास्ते में, दूसरे के दीपक द्वारा दिखाए प्रकाश में दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं। पहले वाला गलत दिशा में गया तो वो पीछे वाले भी सभी गलत दिशा में जाएंगे। जैसे भेड़ चाल शब्द प्रचलित है, आम कहने सुनने में मिल जाता है। एक भेड़ों का रेवड़ जा रहा है तो उसके आगे आप रस्सी अड़ा दें। पहली भेड़ आएगी, रस्सी से छलांग लगा के आगे जाएगी। उसके बाद रस्सी को हटा दो। रस्सी हट गई है लेकिन बाकी भेड़ें पहले वाली भेड़ की नकल में छलांगे मारती हुई जाएंगी। ऐसे ही भाव इस कविता के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत किए हैं। अगली रचना है नस्ली। नस्ली। देखा है जो सपना तुमने संपूर्ण समाज परिवर्तन का। अज्ञानतावश हो न जाए धूमिल, तब इतिहास तुम्हें नहीं करेगा माफ। आने वाली नस्लें मांगेंगी जवाब, अपने हिस्से का काम आखिर क्यों नहीं किया तुमने। तब खुद को दंडित करने के सिवा तुम्हारे पास कुछ शेष नहीं बचेगा, कुछ शेष नहीं बचेगा। लेखक का कहना है कि हर अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो अन्याय करने वालों का दुस्साहस बढ़ता जाएगा और आपकी आने वाली पीढ़ियां न्याय प्राप्त करना तो दूर की बात, न्याय के बारे में सोच भी नहीं सकेंगी और वो कोसेंगी अपने पहले की पीढ़ियों को कि जब शुरू में अन्याय हुआ तब आप लोग चुप क्यों थे, आप लोगों ने अन्याय के विरुद्ध आवाज़ क्यों नहीं उठाई। इसी तरह के भाव इस रचना में हैं। अगली रचना है अपना घर नहीं। कितने अमीर हो गए हैं हम, कितने अमीर हो गए हैं हम, धरती को बिस्तर बना लेते हैं आसमां को चादर। धर कितने अमीर हो गए हैं हम, धरती को बिस्तर बना लेते हैं आसमां को चादर। फुटपाथ ही है सब कुछ अपना इस जहां में, फुटपाथ ही है सब कुछ अपना इस जहां में। होगा विकसित देश, होगा विकसित देश किसी के लिए, होगा विकसित देश किसी के लिए जिसे अपना कह सकें हम इस दुनिया में। अपना कोई घर नहीं, अपना कोई घर नहीं, जिसे अपना कह सकें हम इस दुनिया में, ऐसा अपना कोई घर नहीं। इस कविता के माध्यम से सरदानंद राजली ने समाज के अंतिम पायदान पर, गुजर बसर भी नहीं कह सकते उनका, तो बस जीवन जी भी नहीं रहे, वक्त काट रहे हैं उन बेघर लोगों का दुख दर्द बयान किया है जो फुटपाथ पर ही अपना गर्मी सर्दी वर्षा धूप छाया सब फुटपाथ पर ही व्यतीत करते हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज भी देश में फुटपाथ पर लोग जीवन यापन करते हैं। मूलभूत सुविधाएं रोटी कपड़ा मकान तो दूर की बात है, वो अपना वक्त काट रहे हैं। महानगरों में तो बस छोड़ ही दीजिए, कहना क्या, लोगों का जीवन पशुओं से भी बदतर देखा है, मैंने खुद ने देखा है।
पशुओं से भी बदतर जीवन, उन्हीं लोगों का जीवन इस रचना के माध्यम से सरदानंद राजली ने वर्णन किया है। अगली रचना है झूठ पकड़ा गया। तुम कहते हो औरत कुछ नहीं करती, तुम कहते हो औरत कुछ नहीं करती, उस दिन तुम्हारी बेईमानी और झूठ पकड़ा जाएगा, जिस दिन औरत काम करना छोड़ देगी। तुम कहते हो औरत कुछ नहीं करती, उस दिन तुम्हारी बेईमानी और झूठ पकड़ा जाएगा, जिस दिन औरत काम करना छोड़ देगी। करने पड़ेंगे सारे काम खुद, वो तुम कर नहीं सकते, वो तुम कर नहीं सकते। हर काम के चुकाने पड़ेंगे पैसे, सच में तुम्हारी तनख्वाह कम पड़ जाएगी, सच में तुम्हारी तनख्वाह कम पड़ जाएगी। झूठ पकड़ा, बहुत गंभीर अर्थ लिए। महिलाओं की मेहनत का मूल्यांकन करती रचना है, समाज की आंखें खोलती रचना है। लेकिन अधिकतर मैं शिक्षक हूँ और कक्षा में मैं पूछता हूँ बच्चों से, या बच्चों की माँ से दाखिला करवाने आती हैं, उनकी माँ से पूछता हूँ आप क्या करती हैं, वो कहती हैं कुछ नहीं करती। बच्चों के पिता से करता हूँ, प्रवेश फार्म में भरना होता है, बच्चे की माता क्या करती है, पिता क्या करते हैं, तो सबका जवाब यही होता है कुछ नहीं करती। जबकि वह कुछ न करे तो सारे परिवार को, परिवार के एक एक सदस्य को नानी याद आ जाए। अंतिम कविता की ओर चलते हैं। मैं धन नहीं हूं, लड़की है पराया धन, लड़की है पराया धन, मायके में भी ससुराल में भी। लड़की है पराया धन, मायके में भी ससुराल में भी। लड़की है पराया धन, मायके में भी ससुराल में भी। है तो पराई ही, है तो पराई ही। वर्तमान दौर की यही है सच्चाई, यहाँ भी वहाँ भी। कम से कम पराई बेटी ही मान लो, कम से कम पराई बेटी ही मान लो। मैं इसे दुभात कभी नहीं कहूँगा, बल्कि मुझे फक्र होगा, मैं कोई धन नहीं इंसान हूँ, मैं कोई धन नहीं इंसान हूँ। महिलाओं को भारत के संविधान ने पिता की संपत्ति में से भी हिस्सा दिया है और पति की संपत्ति में से भी हिस्सा दिया है। लेकिन विडंबना यह है कि महिलाओं को आज तक न तो ससुराल में और न ही पीहर में पिता की संपत्ति से कोई हिस्सा मिला। वह घर में तो कही जाती है, पिता के घर में तो कही जाती है पराया धन है, ससुराल चली जाना है, और ससुराल में जाकर कहती है आ गई पराए घर की। पराया धन, वहाँ भी पराया धन, वहाँ भी पराया धन। महिला कभी भी न ससुराल की हो पाई, न पीहर की हो पाई। अंतिम रचना है जड़ता। मतलबी हैं लोग, करते हैं स्वार्थ सिद्ध, कर जाते हैं हद पार निजी स्वार्थ में। पल भर में जाते हैं बदल, हंसता है गिरगिट यह सोचकर कि पैदा हो गए मुझे मात देने वाले। शिकार है ये जड़ता के, शिकार हैं ये जड़ता के। बहुत सुंदर रचना है। वास्तव में मानव रंग बदलने में गिरगिट को मात देता है। गिरगिट शर्मिंदा होगा आज के इंसान के रंग बदलने के हुनर को देखते हुए। मानव की पल पल बदलती भावना, स्वार्थ पूर्ण रवैये का चित्रण करती हुई यह रचना आज की समाज की कड़वी सच्चाई है। मन तो करता है कि इनकी एक एक रचना का पाठ करूं, आपके समक्ष आपके साथ साझी करूं इनकी एक एक रचना। लेकिन अगर एक एक रचना इनकी साझी कर दी तो पाठक कौन पढ़ेगा इनकी किताब को।
इसलिए बाकी की कविताएं आप सदानंद राजली से या आनंद कला मंच से काठ की हांडी खरीद कर पढ़ें और इसकी किताब का पूरा आनंद लें, कविताओं को पढ़कर चिंतन मनन करें। अगली बैठक में फिर हाजिर होऊंगा किसी अन्य पुस्तक पर को लेकर। पुस्तक चर्चा में विनोद शिला को इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।